अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे एक ऐसा स्कैम जिसमें बैंक के एम्प्लॉयज ने एक अच्छे खासे चलते हुए बैंक को ना सिर्फ बंद करा दिया बल्कि दोनों हाथों से इतनी बेदर्दी के साथ उसे लूटा कि देखने वाले हैरान रह गए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं KASB बैंक की, यानी खादिम अली शाह बुखारी बैंक, जिसको उर्फ़े आम में कसब बैंक भी कहा जाता था। और इस बैंक में इसके एम्प्लॉयज़ ने उसके साथ ये सलूक किया कि शायद पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तारीख में ये मिसालें बहुत कम मिलती हैं कि किसी भी बैंक को किसी दूसरे बैंक में जब मर्ज किया जाए, बेचा जाए, तो सिर्फ 1000 रुपए के एवज। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये रिकॉर्ड पे है, SECP के रिकॉर्ड पे है, स्टेट बैंक के रिकॉर्ड पे है कि कसब बैंक को जब बैंक इस्लामी ने खरीदा तो उसकी तमाम लाइबिलिटीज समेत सिर्फ 1000 रुपए में पूरा बैंक खरीद लिया गया, पूरा बैंक 1000 रुपए में बेच दिया गया। और इसकी वजूहात ये थी कि कसब बैंक अपने इंतहाई माली बहरान से गुजर रहा था। वो माली बहरान की वजूहात क्या थी? एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखाएंगे, वो एक्सक्लूसिव चीजें जिसे देख के आप परेशान रह जाएंगे, जिसमें बैंक इस्लामी ने बाकायदा तौर पर एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है FIA कराची को, और उसमें इंतहाई हैरत अंगेज इंकशाफात जो उन्होंने किए हैं वो हम आपके सामने ला रहे हैं। बैंक इस्लामी के मुताबिक जिस वक्त उन्हें ये बैंक ट्रांसफर किया जा रहा था तो उन्होंने खातों की जांच पड़ताल शुरू की, और उस वक्त उनकी हैरत की इंतहा न रही जिस वक्त उन्हें यह मालूम हुआ कि बैंक का एक साबिक डायरेक्टर जो कसब बैंक के जो मालिक थे खादिम अली शाह बुखारी, उनका वो एडवाइजर भी था जिसका नाम नासिर अली शाह बुखारी था, उसने बैंक को इतने बेदर्दी से दोनों हाथों से लूटा कि वो खुद परेशान हो गए। अब इन साहब ने किया क्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन इसको बहुत समराइज में करके आपको दिखा रहा हूं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन पे चलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इन साहब ने इस एक कंपनी बनाई, एक फेक कंपनी, जिसको इन्होंने पहले वर्ल्डटेल एशिया लिमिटेड के नाम से केमन आइलैंड में रजिस्टर किया 17 अप्रैल 2000 को, और उसके बाद इन्होंने 18 फरवरी 2004 को इस कंपनी को सिल्क रूट इन्वेस्टमेंट में तब्दील कर दिया। एक्चुअली ये वो कंपनी थी जिसने इस बैंक को फिर दोनों हाथों से लूटा। और इस बैंक के रिकॉर्ड में जब इन्होंने इस कंपनी के अकाउंट्स खुलवाए, जिनमें 4 फॉरेन अकाउंट्स थे और एक लोकल करेंसी यानी पाकिस्तान करेंसी अकाउंट था, बैंक के रिकॉर्ड में इन्होंने ये कंपनी एक पाकिस्तानी ओरिजिन सिंगापुरियन शहजाद फखर इशफाक को बेच दी। अब शहजाद फखर इशफाक सिर्फ एक नाम का बंदा था, एक नाम का ऑनर था। असल में ये जो कंपनी थी सिल्क रूट इन्वेस्टमेंट, इसको चला नासिर बुखारी ही रहा था और शहजाद फखर को फ्रंटमैन पे रखा गया। ऑब्वियसली जब आप कंपनी अकाउंट खुलवाते हैं और इस लेवल पे खुलवाते हैं जहां आपकी इंटरनेशनल ट्रेडिंग चलनी है, जहां पे आपके इंटरनेशनल खाते चलने हैं बैंक के अंदर, तो वहां पे आपको बैंक को तमाम कस्टमर्स की डिटेल्स और बाकी चीजें भी चाहिए। कोई डिटेल बैंक को फराहम नहीं की गई। इसके बाद जिस वक्त ये काम शुरू हुआ और दस्तखत मैच किए गए, तो जो दस्तखत शहजाद फखर इशफाक के लोकल करेंसी पे थे अकाउंट्स में, वो इंटरनेशनल में नहीं थे, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि कोई और बंदा बेसिकली शहजाद के बिहाफ पे मुबैना तौर पे ये सारे अकाउंट्स को पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, और वो कोई और नहीं था, वो नासिर शाह बुखारी था जो इस बैंक का डायरेक्टर था। और वो किस तरह इस बैंक को यूज कर रहा था अपने गैर कानूनी धंधों के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और किस तरह इस बैंक की जड़ों को खोखला कर रहा था। कई दफा ऐसे भी हुआ कि चेक्स पे सेल्फ लिखा गया, और ये सेल्फ जो है वो ऑब्वियसली उस बंदे का प्रेजेंट होना जरूरी होता है, मगर उसमें बगैर सेल्फ के, बगैर बंदे को देखे अदायगियां कर दी गई, अदायगियां पहले कर दी गई, चेक बाद में दिए गए, और वो चेक भी बहुत डाउटफुल थे। मैं इसको बहुत समराइज करूंगा, सिर्फ अदायगियों की तरफ आऊंगा कि जो असल मनी लॉन्ड्रिंग के इन लोगों पे अदायगियों के इल्जाम लिए गए वो ये था कि कुछ अदायगियां ईरान से ताल्लुक रखने वाली कंपनियों की गई। और मजे की बात यह थी कि जितनी भी पैसा, यानी ये पैसा सिल्क इन्वेस्टमेंट का नहीं था, ये पैसा कसब बैंक का ही था, और सिल्क इन्वेस्टमेंट को एडवाइजरी के नाम पे ये पैसा जारी किया जाता रहा। यानी इतना कमाल तरीका कि बैंक जो पैसे शहरियों से ले रहा था, अपने खातेदारों से ले रहा था, उसको बैंक से ही उल्टा निकलवा के सिल्क इन्वेस्टमेंट के नाम से आगे दूसरी कंपनियों को दिया जा रहा था। यानी बैंक का प्रॉफिट, बैंक की रकम गैर कानूनी तौर पे सिल्क इन्वेस्टमेंट के खाते में डाल के, और वो रकम बाहर मुंतकिल की जा रही थी। और एक ह्यूज रकम है, बहुत बड़ी तादाद में ये रकम है जो कुछ ईरानी कंपनियों को दी गई, जिनका कोई जवाब और कोई तफसीलात नहीं मिली। इसके अलावा एडवाइजरी फीस की मद में 3 अरब 11 करोड़ 40 लाख रुपया दिया गया। तकरीबन 19 करोड़ रुपए जो है सिंगापुर में रिहाइश पजीर समंदर पार पाकिस्तानी के दस्तखत पर निकाले गए, जबकि 1
अरब 80 करोड़ रुपए गैर मुल्की करेंसी अकाउंट के जरिए सिल्क रूट इन्वेस्टमेंट सिंगापुर को मुंतकिल किए गए। ये सारी रकम कसब बैंक की थी जो सिल्क रूट इन्वेस्टमेंट को की गई। बिलियंस में मामला चला गया। अभी तो ये लोकल करेंसी की मैं आपसे बात कर रहा था, अब जरा इंटरनेशनल करेंसी पे भी आए कि जिस वक्त एक जर्मनी की कंपनी को इसकी डिटेल ये है कि 2012 में गैर मुल्की इदारे पेट्रोगेन के अकाउंट पर फीस और सर्विस चार्जेस वसूल किए गए। हालांकि 2012 ने बैंक में ये फीस खत्म कर दी थी, मगर इस अकाउंट से सिल्क रूट इन्वेस्टमेंट के नाम पे चार्जेस फिर भी जारी रहे। इसके अलावा एबीएस इंटरनेशनल को 61.5 लाख यूरो, आप इमेजिन करें 61.5 लाख यूरो एबीएस इंटरनेशनल को मुंतकिल किए गए और बाद में ये रकम जर्मनी के डॉक्टर लोहमैन के नाम पर नॉर्थ फाइनेंस बैंक को मुंतकिल की गई। यानी ये लोकल करेंसी में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की गई, गैर कानूनी तौर पे इन अकाउंट्स को यूज किया गया और बैंक को इसका शिकार बनाया गया। बैंक के खाते इस्तेमाल किए गए और जो डिटेल आगे तक गई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि FIA को बाकायदा तौर पे बैंक इस्लामी ये दरखास्त दे दिया गया है। चाइना में भी कुछ की गई, ये रकूम बीजिंग में एक यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए भी कुछ रकम दी गई। FIA बाकायदा तौर पे इस पर इंक्वायरी शुरू कर चुका है और अब ये इंक्वायरी कहां तक पहुंची है, उसके क्या मामलात हैं, तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद है हमारे डॉन के सीनियर रिपोर्टर जावेद चौधरी। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी हमारे साथ रहने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि कसब बैंक का हाल तो हमने देख लिया कि बैंक के पल्ले ही कुछ नहीं रहा, अब बैंक इस्लामी इस केस को परसू कर रहा है। बहुत बड़े सबूत जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को, ये बैंक इस्लामी ने FIA को जमा भी कराए हैं और ये कहा जा रहा है कि नासिर शाह बुखारी का नाम एग्जिट लिस्ट में डाला जाए। क्या वजूहात हैं कि उसका नाम अभी तक एग्जिट लिस्ट में नहीं डाला जा रहा और इस हवाले से FIA क्या इंक्वायरी कर रहा है? जी बिल्कुल शराज, खादिम अली शाह बुखारी बैंक के हवाले से मैं ये नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये बैंक जो है इसको अगर इसको समअप किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि बैंक को जानबूझकर इस स्टेज पर लाया गया, जिसके बाद स्टेट बैंक को इंटरवीन करना पड़ा और स्टेट बैंक की जानिब से इंटरवीन करने के बाद बैंक दुबई इस्लामी ने इस बैंक को टेक ओवर कर लिया और इस जिम्मन में बैंक को टेक ओवर करने का जो तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो उस वक्त के, जैसा कि आपने नाज़रीन को बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आयद होती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में खुसूसी तौर पर खादिम नासिर अली शाह बुखारी जो हैं उन्होंने मैलिफेंट अटेंशन के साथ ना सिर्फ एक कंपनी बनाई, कंपनी बना के उसके बाद उस कंपनी को उसमें बैंक में रहते हुए दूसरी जो SRI के नाम से जो कंपनी जो लॉन्च हुई उसको फ्रोज कर दिया। उसके बाद उस बेसिकली उस कंपनी की मदद से ईरान को जो रकम ट्रांसफर की गई, उसके अलावा एक जर्मनी में एक कंपनी है, वहाँ एक अकाउंट में जर्मन का एक बैंक है, उसमें अकाउंट में ट्रांसफर की गई रकम खतीर अमाउंट वहाँ ट्रांसफर की गई। नाज़रीन, जावेद चौधरी से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो खनानी निकाली है उसके भी क्या मामला थे वो भी हम आपको एक्सपोज करते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे नुमाइंदे जावेद चौधरी हमें बता रहे थे कि कसब बैंक के साथ हुआ क्या। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि बिल्कुल बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसकी बर्बादी के जिम्मेदार थे, FIA क्या स्टेप्स ले रहा है अब? जी बिल्कुल, FIA को जो बैंक इस्लामी की जानिब से जो बाकायदा 5 सफ़े की कंप्लेन दी गई है, जो कि नाज़रीन इस टाइम हमारे जो ना स्क्रीन पर मुलाजा भी कर सकते हैं, उस कंप्लेन के मुताबिक तमाम तर फ्रॉड की जो जिम्मेदारी है उस टाइम के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एडवाइजर थे नासिर अली शाह बुखारी, उन पर आयद की गई है। और नासिर अली शाह बुखारी के साथ साथ उनका एक फ्रंटमैन है जिसका नाम फारूक बताया जाता है और जो सिंगापुरियन जो नेशनलिटी का हामिल है, पाकिस्तान के साथ सिंगापुरी है। और मजे की बात जी वो फारूक जो साहब जो हैं उनके साथ साथ जो है सैयद मसूद नकवी हैं, उसके साथ सैयद गुफरानुल्लाह हैं, आमिर जैदी हैं और दीगर लोग जो हैं वो इस तमाम जो है वो स्कैम में जो वो बिल्कुल शामिल है इसकी बैंक की बर्बादी में। और इस बैंक की बर्बादी का आगाज जो है वो नासिर अली शाह बुखारी की जानिब से कायम करता मुबैना तौर पर जो बताया जाए, जो कंप्लेन में भी दर्ज है बैंक इस्लामी की जानिब से, कि नासिर अली शाह बुखारी जो है उन्होंने एक कंपनी लॉन्च की हुई थी जिसका आपने नाम भी नाज़रीन को बताया। उसके बाद वो मुबैना तौर पे वो कंपनी जो है वो फारूक बुखारी साहब के नाम पे जो SRI के नाम से सिल्क रूट इंटरनेशनल के नाम से बना के उनके नाम ट्रांसफर कर दी गई और यहीं से बैंक की बर्बादी का आगाज हुआ, जिसके और कंप्लेन के मुताबिक उस चौधरी साहब, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूं कि बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग इन लोगों ने कैसे की? क्या डायरेक्टली बैंक टू बैंक ये ट्रांसफर करते रहे हैं
या ये इसके लिए कोई जो एक्सचेंज कंपनी होती हैं, फॉरेन एक्सचेंज कंपनी होती हैं, उसको इस्तेमाल करते रहे हैं? नहीं, इसमें जो है वो तरीका वादात जो है वो मनी एक्सचेंज कंपनी को इस्तेमाल करने का नहीं था। इसमें एक जो है वो जाली कंपनी बना के, जो आपने नाज़रीन को बताया SRI के नाम से, उस कंपनी के थ्रू ही तमाम पैसे जो है ना डाल दे जाते रहे। और मजे जो हैरानकुन बात वो ये है कि इस तमाम अमल में उस कंपनी का जो होल्डर है, जिसको फारूक नामी शख्स जो है, उसका फॉरेन नेशनल होने के बावजूद उसके यहाँ जो अकाउंट खुलवाया गया उसमें इनरेगुलरिटीज की गई, उसमें उनके सिग्नेचर मैच नहीं करते, पासपोर्ट में जो सिग्नेचर उससे मैच नहीं करते, जो दस्तियाब बैंक के पास रिकॉर्ड है वो सिग्नेचर भी मैच नहीं करते। उसके बावजूद करोड़ों रुपए की रकम जो है वो सेल्फ जो चेक का है, सेल्फ के नाम से, जो कि जी मैं खुद वसूल कर रहा हूं, उसके नाम पे जारी किया। और हैरानकुन तौर पे फारूक साहब वो चेक तो सेल्फ के नाम से जारी करते रहे, लेकिन एक पेमेंट भी जो है उन्होंने बैंक से खुद वसूल नहीं की, बल्कि वो किसी और शख्स ने वसूल की। इससे बखूबी अंदाजा होता है। जो सब इस वक्त ये बताइएगा कि बैंक इस्लामी का स्टांस क्या है और नासिर बुखारी का नाम ECL में क्यों नहीं डाला जा रहा? जो जराए हमें ये बता रहे हैं कि नासिर शाह बुखारी का नाम जो है वो शायद उन्होंने मुबैना तौर पे किसी कोर्ट से जो है ना वो इसके खिलाफ कोई फैसला ले रखा है, जिसकी बिना पर अभी तक जो है उनके खिलाफ ये जो है वो नाम ना सिर्फ नाम उसमें नहीं आ सका, बल्कि उसके अभी तक उनके खिलाफ कोई बाकायदा FIR भी कोई दर्ज नहीं की गई। और उसी ज़िमन में जो ये हमारे पास जो पेपर्स मौजूद हैं, जो बैंक इस्लामी जो है वो जिन्होंने जो कंप्लेन की है FIA कराची को, उसमें उन्होंने दर्ज बाकायदा दरख्वास्त की है कि मोर देन जो है 4 अरब रुपए से जायद की जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, और मनी लॉन्ड्रिंग भी उस वक्त हुई है जब बैंक इनके कंट्रोल में था। और मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद बैंक इस्लामी को ये बैंक जो है वो उन्होंने हैंड ओवर, उन्होंने टेक ओवर किया है वो स्टेट बैंक की कंसर्न के साथ। उनका कंसर्न ये है कि जी फौरी तौर पर ना सिर्फ नासिर शाह बुखारी और उसके साथ जो तमाम मुलजमान शामिल हैं, जो मुबैना तौर पर सारे मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं, उनका ना सिर्फ नाम FIR में दर्ज किया जाए, सॉरी ECL में दर्ज किया जाए, बल्कि FIA प्रॉपरली इस पूरे स्कैम को प्रॉप करे और उसमें नासिर शाह बुखारी समेत जितने लोग हैं उन सब के खिलाफ बाकायदा रजिस्टर्ड FIR रजिस्टर्ड की जाए, ताकि और उनका पैसा जो उनसे रिकवर किया जा सके। जी, इस वक्त मैं इस मामले में चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है तो लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अली राना ने। अली, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आप लोग लाहौर में भी, पाकिस्तान में भी और पर्टिकुलरली इंग्लैंड में भी इस हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग पे काम करते हैं, तो ये जो बैंक एक पूरा इन्वॉल्व रहा है और कुछ ऐसे सबूत भी सामने आए हैं कि बाहर की कंपनियों को गैर कानूनी तौर पे बैंक की रकम ट्रांसफर की गई और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मेजर एलिगेशन लग रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा और बताइएगा कि इस पे क्या समझते हैं कि क्यों कार्रवाई नहीं हो रही इन लोगों के खिलाफ? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून है वो तो पाकिस्तान में भी एप्लीकेबल है और यहीं से FIRs वगैरह और जो भी प्रोसीडिंग्स है वो शुरू की जाएंगी और ऑलरेडी अगर कमेंस कर ली गई हैं। तो इसमें होता ये है कि जब आप मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस इनिशिएट करते हैं तो अगर वो बंदा पाकिस्तान से बाहर चला गया हुआ है तो इसी हमारे कानून के अंदर एक शिक मौजूद है जो ये कहती है कि आप उस मेंबर स्टेट को जहाँ पे आपको वो बंदा मौजूद है उसको एक लेटर लिखते हैं, उधर की एजेंसीज़ को, हमारी एजेंसीज लेटर लिखती हैं कि ये इल्ज़ामात, ये FIR जिसकी पाकिस्तान में रजिस्टर हुई हैं, और उसके बाद फिर आप वो वहाँ पे जो मेंबर स्टेट्स होती हैं वो वहाँ से बाकायदा तौर पे अपनी कोर्टों से वारंट्स वगैरह लेती हैं, वहाँ पे सर्च एंड सीजर करती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सील कर दी जाती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने वहाँ पे ख़रीदी भी होंगी उनको भी वो सील कर देते हैं और बंदे को अरेस्ट करके ट्रायल के लिए पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता है। नहीं अली, अब मैं ये कहना चाह रहा था कि इस वक्त तो एक एप्लीकेशन बैंक इस्लामी ने दी हुई है, एक बंदे ने एक बैंक को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, उस पर आप क्यों नहीं समझते कि FIA क्यों इतनी स्लो हुई है कि वो एक प्रॉपर स्टांस तमाम सबूतों के बावजूद भी एक बंदे के खिलाफ नहीं ले पा रही? नहीं, इसमें स्लो वो इसी वजह से होगी, यहाँ तो क्योंकि अब जिस तरह का हमारा पाकिस्तान का कह लें कि माहौल है कि इस पे जब तक इसको इंस्टिगेट नहीं किया जाएगा मामले को, FIA के पास हर वो पावर मौजूद है कि वो काम ये दिनों में भी ख़त्म करवा सकती है, रेड वारंट्स इशू करवाए, इंटरपोल एजेंसी से सारों से कांटेक्ट हो और उन बाकायदा बंदों की ट्रेसिंग की जाए और उनकी एक एक चीज़ को रिकवर करके पाकिस्तान के अंदर वापस लाया जाए। इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर जी ठीक, अली हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ।
FIA ऑफिशियल से भी बात करने की कोशिश करेंगे, मनी एक्सचेंज से भी बात करेंगे, और हम आपको एक्सपोज करेंगे कि जो अल्ताफ खनानी को अमेरिका में पकड़ा गया है उसके ऊपर जो मेजर एलिगेशन लगे हैं कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग करता था, वो क्या है। इस हवाले से पाकिस्तान में एक बार फिर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आके आपको एक्सपोज करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग हो कैसे रही है। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे, सुना रहे थे कसब बैंक की बर्बादी की दास्तान के किस तरह कसब बैंक के एम्प्लॉयज ने उसे लूटा। और इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग की। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग हो कैसे रही है। पाकिस्तान में बहुत मशहूर केस हुआ था खनानी एंड कालिया का, बहुत मेजर एलिगेशन लगे थे। रहमान मलिक उस वक्त वजीर दाखिला थे। कुछ मुबैना तौर पर इनकनाइमेंस कह लें या कुछ फेवर दी गई अल्ताफ खनानी को कि वो पाकिस्तान से निकलने में कामयाब हो गए इस केस में, और सितंबर में अमेरिका में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में पकड़ा गया। बहुत मेजर एलिगेशन उनके ऊपर लगे और कहा यह जा रहा था कि शायद वो दाइश, अलकायदा और जो मेजर और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको हुंडी हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व पाए गए हैं। इस हवाले से इस वक्त जो वफाकी वजीर दाखिला है चौधरी निसार, उन्होंने एक बार फिर इस इंक्वायरी को री इन्वेस्टिगेट करवा दिया है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी जो खनानी एंड कालिया केस है उसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपसे यहां से शेयर करता रहूं कि कराची में मैस ट्रांजिट के नाम से एक मनी एक्सचेंज कंपनी है, और जिस वक्त FIA ने थोड़ा सा इस पर इन्वेस्टिगेट किया और अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स के साथ कांटेक्ट किया तो मालूम हुआ कि मैस ट्रांजिट वो कंपनी है जो पाकिस्तान से, जिस वक्त खनानी एंड कालिया पे केस हुआ तो उनके जो पाकिस्तान के तमाम मैटर्स थे वो मैस ट्रांजिट देखती रही है, और यहाँ से ये तमाम की तमाम रकूम को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता था दुबई, जहाँ पे अल-ज़रूनी एक्सचेंज के ज़रिए उन्हें आगे दीगर ममालिक में ट्रांसफ़र किया जाता था। तो कहा यह जा रहा है कि मैस ट्रांजिट पाकिस्तान में और अल-ज़रूनी UAE में, ये दो कंपनी थी, मनी एक्सचेंज कंपनी थी जो तकरीबन 60-65% जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का उसमें इन्वॉल्व रही है। ये बहुत मेजर इन्वेस्टिगेशन, बहुत मेजर इंकशाफ हुए हैं, क्योंकि अल्ताफ खनानी अमेरिका में सितंबर में पकड़ा गया और पाकिस्तान में या जो उसकी न्यूज़ डिस्क्लोज की गई है वो नवंबर में की गई है। वेरी शॉर्टली ये बताता चलूं कि मैस ट्रांजिट वो कंपनी है, मनी एक्सचेंज कंपनी है जिसके चारों डायरेक्टर इस वक्त पाकिस्तान से बाहर भाग चुके हैं। FIA बाकायदा तौर पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुका है, इंटरपोल के जरिए दरखास्त की जा रही है कि उनको पाकिस्तान में वापस लाया जा सके, मगर अभी तक इसमें कामयाबी नहीं हो सकी। ये वही कंपनी है जो बहुत रिनाउंड केस आपने एग्जैक्ट का सुना था, जाली डिग्रियों का, उसमें एक FIR जो लॉन्च हुई एग्जैक्ट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की, उसमें भी मैस ट्रांजिट का नाम था कि मैस ट्रांजिट रकूम एग्जैक्ट की जो थी वो बाहर भेजती थी, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी। और इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप कराची राइट हैं, कराची के रिहायशी हैं, तो चुन्नू मामू को आप जानते हैं। चुन्नू मामू एक वो करेक्टर है जिसको चाइना कटिंग का बेताज बादशाह कहा जाता है। एक सियासी जमात के मुबैना तौर पे जो सरबराह हैं उनसे उसका बड़ा करीबी रिश्ता भी है। तो चाइना कटिंग का जो मरकजी किरदार है कराची की चाइना कटिंग का, चुन्नू एहसन उर्फ चुन्नू मामू, उसके ऊपर जो FIR लॉन्च की गई है उसमें मेजर तौर पे भी मैस ट्रांजिट का नाम डाला गया है, मैस ट्रेडर्स का नाम डाला गया है कि ये वो कंपनी है जो चाइना कटिंग की मनी लॉन्ड्रिंग भी बाहर करती रही है। तो ना सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बल्कि क्रिमिनल्स की रकूम भी बाहर भेजती रही है। और स्क्रीन पे आप ये देख सकते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने हासिल किए, सारे सबूत, बहुत बड़ी तादाद में इसमें बैंक मुलविस पाए गए हैं। ना सिर्फ इंग्लैंड यानी बरतानिया के बैंकों में रकूम ट्रांसफर की गई है बल्कि UAE के बैंकों में भी रकूम ट्रांसफर की गई है। और ये चुन्नू मामू का जो राइट हैंड था सैयद इकबाल रशीद, जो बैंक मैनेजर था UBL ब्रांच का, SMCH ब्रांच कराची का, वो जब पकड़ा गया तो उसने इंकशाफ किया कि ये सारे वो अकाउंट्स हैं, ये सारी वो रकमें हैं जो उसने चुन्नू मामू के बिहाफ पे बायसे उसके फ्रंटमैन ट्रांसफर की। मनी चेंजर्स क्यों मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पे मलिक बोस्तान, जो चेयरमैन है एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये बताइएगा कि पिछले कुछ अरसे से इतने स्ट्रिक्ट इकदाम FIA और दीगर कानून नाफिज करने वाले एजेंसियों ने किए कि मगर इसके बावजूद मनी चेंजर्स पे बाकायदा तौर पे ये इल्जाम सामने आ रहे हैं, प्रूफ आ रहे हैं कि वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। और वो मनी लॉन्ड्रिंग शहरियों के लिए नहीं है, वो मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी है, क्रिमिनल के लिए भी है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, मैं जो जहाँ तक एक्सचेंज कंपनी को तल्लक है उसमें आप
है, हर अदारे में 1% 2% ब्लैक शीप होती हैं। वैसे इस तरह हमारे में भी ये लोग घुसे हुए हैं और उन्होंने अम्ब्रेला लिया हुआ एक्सचेंज कंपनी का, लेकिन 90% लोग जो मध्य वतन है और रूल रेगुलेशन और कंप्लाइंस के मुताबिक अपनी ट्रांजेक्शन करते हैं। और ये जो कंपनी अल-ज़रूनी है, ये दुबई है, इसका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसका डायरेक्टर पाकिस्तानी जरूर है। और जो मास्ट ट्रेडर है, ये भी इसका एक्सचेंज कंपनी का लाइसेंस नहीं है, इलीगल जो है मनी हवाला ट्रांसफर करता है। मलिक साहब, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि देखिए, मैस ट्रेडर्स के ऊपर कोई छोटे एलिगेशन नहीं है, मेजर एलिगेशन है। ना सिर्फ खनानी एंड कालिया की रकूम ये बाय ट्रांसफर करते रहे हैं, बल्कि एग्जैक्ट की रकूम करते रहे हैं, चाइना कटिंग की रकूम करते रहे हैं। तो किस तरह ये गैर कानूनी तौर पे काम कर रहे थे, जबकि इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं? आप सड़क पे भी पैसे लेके खड़े हो जाए ना कि मैं आप मनी एक्सचेंज कर रहे हो, तो वहां से आपको एफआईए पकड़ के ले जाती है। ये तो पूरी एक कंपनी रन कर रहे थे। नहीं, मेरा ख्याल है लोगों को ज्यादा पता नहीं, कानून इसके बड़े नरम है। और पाकिस्तान ने जब 93 में इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट इंट्रोड्यूस कराया था, फ्री मार्केट का नारा लगाया था, तो अभी भी वो कानून अभी तक जारी है कि पाकिस्तान से कोई भी शहरी 98 से पहले जितने मर्जी पैसे ले जाए, कोई उसको परमिशन की जरूरत नहीं है। और जितने किसी तरह 98 में स्टेट बैंक ने ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ लगाई है कि जिसने भी पैसा ले जाना है वो स्टेट बैंक से परमिशन लेके ले जाए। और FE25 जो फॉरेन एक्सचेंज 25 रूल है, उसके तहत अभी भी जो जितने भी बैंक है, वो जितने भी पर्सनल अकाउंट है, उन पर कोई पाबंदी है, उन्हें परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उनका पैसा जो अभी भी आ सकता है, जा सकता है। तो इसमें कानून को चेंज करने की जरूरत है। इस कानून के अम्ब्रेले में ये ज्यादा काम होता है। और फ्री मार्केट का ये जो नारा आपने लगाया हुआ है और हुकूमत पाकिस्तान ने लगाया हुआ है, तो इसको या तो चेंज करें, रेगुलेट करें। तो अगर ये चेंज नहीं करते तो फिर इस तरह ये तो काम कानून की प्रोटेक्शन होता रहेगा। सर, अल्ताफ खनानी के बारे में आपका क्या कहना है? पहले पाकिस्तान में केस चले, उसके बाद अमेरिका में भी पकड़े गए हैं। दाइश, अलकायदा पर मुबैना तौर पर फंडिंग और उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम उन पे है, फंड्स ट्रांसफर करने के इल्जाम है। आपके मेंबर रहे हैं वो? बिल्कुल सही है। और हमने उनको, जब उनके पास ये हुआ था और उनका पाकिस्तानी कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दी थी, और वो हमारे पास आए भी थे कि हमारे जो है आप हमारी हेल्प करें। और हमने स्टेट बैंक से बात की और गवर्नर साहब ने कहा कि इनका इंक्वायरी जारी है अमेरिका में, और जब तक वहां से एनओसी नहीं आएगा हम इनको किसी तरह कोई हेल्प नहीं कर सकते। और हमने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जब तक आपको एनओसी नहीं मिलेगा, आप किसी तरह में हम हेल्प नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, डॉन न्यूज के लिए। कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा इस सेगमेंट के, लेकिन अली से मैं बात करना चाहूंगा। बैरिस्टर अली, ये जो सारे इल्जामात लगे हैं अल्ताफ खनानी पे भी और ये मैस ट्रेडर्स पे भी, तो बहुत शॉर्ट करके ये बताइएगा कि इनके खिलाफ अब क्या एक्शन लिया जा सकता है, और खास तौर पे इनके ऊपर मेजर एलिगेशन है अलकायदा की फंडिंग के, दाइश की फंडिंग के, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, इसको बड़ी अच्छी तरह हमारा जो पाकिस्तानी कानून है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 जो है, वो अच्छी तरह इसको कवर करता है। इसमें सब बाकायदा तौर पे प्रोसीजर्स बताए गए हुए हैं कि आप FIR रजिस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल ये एक सेपरेट ऑफेंस है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसके मुताबिक आप लोग एक FIR रजिस्टर कर सकती है, गवर्नमेंट FIR रजिस्टर कर सकती है ऑन एनी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कंडक्टेड। किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर कोई भी अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको इन्वेस्टिगेशन के बाद इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया जा सकता है, और अगर वो पाकिस्तान में नहीं है तो रेड वारंट। अली, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेना है। मलिक बोस्तान का भी यही कहना था कि गवर्नमेंट को रूल्स चेंज करने की ज़रूरत है। बैरिस्टर अली भी यही कह रहे हैं कि कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि फौरी तौर पर इन नासूरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मजीद इस सिलसिले में FI का वर्जन भी जानेंगे। जावेद चौधरी भी हमारे साथ है, उनसे भी मजीद जानेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरह खनानी एंड कालिया के जो मरकजी डायरेक्टर थे अल्ताफ खनानी, वो अमेरिका में किस जुर्म में पकड़े गए हैं। पाकिस्तान में मैस ट्रेडर्स के नाम से जो एक कंपनी उनके साथ किस तरह कारोबार कर रही थी, और किस तरह जो एक और कंपनी UAE में अल-ज़रूनी, वो उनके साथ इन्वॉल्व थी। ये तमाम अफराद पे मुबैना तौर पे ये इल्ज़ामात हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं। इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? क्यों इन लोगों को इतना लूप होल्स मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ओपनली पाकिस्तान में अपना बिजनेस कर सके? इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं खलीकुल जमान, साबिक डायरेक्टर FIA, और बहुत इनकी कमांड है थ्रू आउट अपने सारे कैरियर में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ये काम करते रहे हैं। खलीक साहब, बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज़ को टाइम देने के लिए। ये बताइएगा कि क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में इतने लॉज होने के बावजूद, इतनी कार्रवाइयां होने के बावजूद आज भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसी वबा पे काबू नहीं पाया जा सका? इसमें क्या आप समझते हैं कोई कमी भी वाकया हुई है?
जी, मेरे ख्याल में आप सही कह रहे हैं। इस सिलसिले में मैं इसमें कोई कमी नहीं देखता। मनी लॉन्ड्रिंग जैसी पहले थी उसी तरह से, उसी जोर शोर से आज भी जारी है। हवाले का काम भी हो रहा है और इसमें बज़ाहिर कोई कमी नहीं हुई है। अच्छा, और खलीक साहब ये बताइएगा कि रीजंस क्या समझते हैं आप? आज भी हवाले का काम हो रहा है, हुंडी का काम हो रहा है, वजह क्या? क्या कानून इतना कमजोर है? क्या मनी चेंजर्स इतने स्ट्रांग हैं? किस तरह लूप होल्स मिल जाते हैं? जी, मैं आपको बताऊं कि इसमें 3-4 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि हमारा जो सिस्टम है, सबसे बड़ा जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा जरूरी होता है। उसके लिए हमारे यहाँ एक तो कमर्शियल इंपोर्ट्स के लिए बेतहाशा पैसा हवाला होता है, और ये गवर्नमेंट की जो कमर्शियल पॉलिसी है उसका ताल्लुक है बहुत, क्योंकि इसमें लोग अंडर इनवाइसिंग के लिए पैसा भेजना चाहते हैं, और वो एक बहुत बड़ा इसका फैक्टर जो है हवाले का, वो बिजनेसमैन के पास होता है जिसमें वो हवाला करते हैं। यानी टैक्स से अपनी जान बचाता है, गवर्नमेंट की दीगर जो उसके ऊपर ड्यूटियां बचाते हैं, ड्यूटी और बचाने के लिए ये करते हैं। अच्छा, क्योंकि सबसे बड़ा जो है ना, हमने जो देखा इन्वेस्टिगेशन में, वो 40-50% हवाला तो सिर्फ यही है जो इंपोर्ट्स के लिए होता है, अंडर इनवाइसिंग के लिए होता है और टैक्स इवेजन के लिए किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसियां हैं बहुत सारी, और स्टेट बैंक की भी कुछ पॉलिसियां हैं कि जिसमें बहुत सारी चीजों की इंपोर्ट अलाउ करते हैं, जैसे गोल्ड है या रिकंडीशन गाड़ियां हैं, लेकिन उसके लिए जो है ज़र मुबादला रिलीज नहीं करता है स्टेट बैंक। तो जाहिर है कि सब करते हैं, फिर वो पैसा अपने जराए से, उसका मतलब है हवाला। तो अल्टीमेटली हवाला एक तो ये है हवाले का। दूसरी चीज जो है हवाले के लिए, वो एक्सचेंज कंपनीज हैं। एक्सचेंज कंपनीज ए और बी कैटेगरी की हैं, उनको गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है, लेकिन वो जाहिर है अपने साइड बिजनेस के तौर पर, ज्यादा लुक्रेटिव उसके काम के तौर पर वो भी हवाला। सर, मेरी एक एक्सचेंज कंपनी के मालिक से बात हुई, उसका ये कहना था कि अगर मैं हुंडी हवाले का काम ना करूं तो फिर मेरे पास बचता ही कुछ नहीं है, फिर इस काम में रखा ही कुछ नहीं है, मैं तो गवर्नमेंट को टैक्स दे दे के मर जाऊं। तो हुंडी हवाला ही असल में मेरी बचत है, और लोगों की असल बचत भी यही है। जी, उसमें एक बात उनकी ये है कि असल में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है रेमिटेंस के सिलसिले में बैंकों को जो है वो कमीशन दिया है, और बैंकों को 20 या 25 डॉलर हर 200 डॉलर उस पर रियाल पर या डॉलर पर मिलते हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है एक्सचेंज कंपनीज पर। ये एक चीज है, लेकिन उसके बावजूद बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग में जो पैसा है, जब डर्टी मनी को जब ये बदलते हैं ना, तो उसके लिए अलग अलग रेट हैं उनके। अगर ड्रग का पैसा होगा तो उसमें वो 5, 10, 15% तक भी लेते हैं। इसी तरह से जो डर्टी मनी है, करप्शन का पैसा है, लूट मार का पैसा है, अगवा बराए तावान का है, या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग है, टेररिस्ट है, वो उनके रेट बहुत ज्यादा हैं। ठीक, अच्छा खलीक साहब हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। मैं जावेद चौधरी को यहाँ पे दोबारा इन करना चाहता हूँ। जावेद, मुझे ये बताइएगा कि ये अब खनानी अमेरिका में पकड़े गए हैं, यहाँ पे दोबारा से चौधरी निसार ने अहकामात जारी कर दिए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग पे काम किया जाए। मैस ट्रेडर्स के डायरेक्टर्स भाग गए, इंटरपोल से मदद ली जा रही है, चाइना कटिंग वाले चुन्नू मामू की इन्वॉल्वमेंट साबित हो गई। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है? मनी चेंजर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, और किस तरह से इस चीज को मेक श्योर किया जा रहा है कि दोबारा से ये लोग इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो? क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो में, इस वक्त इंटरनेशनल टेररिज्म सिनेरियो में पाकिस्तान के जो मनी चेंजर हैं वो इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं, खास तौर पे दाइश की फंडिंग में। जी बिल्कुल शराज, आपका बिल्कुल ठीक कहना है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है मनी लॉन्ड्रिंग का ज्यादातर जो हिस्सा है उस जिम्मे में जो है पाकिस्तानी मनी एक्सचेंजर्स जो हैं, स्पेशली वो जो कि रजिस्टर्ड नहीं है स्टेट बैंक से, और बावजूद जो है ना सरपरस्ती की बिना पर मुख्तलिफ अफराद की शख्सियात की सरपरस्ती की वजह से वो ना सिर्फ कारोबार कर रहे हैं बल्कि वो मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो अमर माने हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की उस हवाले से मैं एक चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिसकी तायद यकीनन जो खलीकुज़्ज़मान साहब है वो भी करेंगे, कि स्टेट बैंक का एक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है जिसका काम है तमाम बैंक्स पे और इन तमाम सस्पिशियस जो ट्रांजेक्शंस पे इस पे जो है नजर रखना। लेकिन इंतहाई माजरत के साथ मैंने जो रिपोर्टिंग के दौरान देखा है कि जी कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो है वो तब हरकत में आता है जब मीडिया हाईलाइट करता है किसी चीज को, या FIA अपने तरीके से, दीगर एजेंसीज जो है अपने तरीके से, अपनी जराए से या अपनी सोर्सेज से वो एक स्कैम पकड़ लेती है। उसके बाद फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो है वो हरकत में आता है। मीडिया हाईलाइट करता है या कोई
कंप्लेनेंट आता है तो फिर वो जाग जाते हैं और उन्हें ये होश आती है कि वाकई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। आप यही कहना चाह रहे हैं? इसके साथ एक और चीज मैं शराब टेल करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसके साथ एक और चीज टेल करना चाह रहा हूँ कि फाइनेंस अब रिसेंटली जो देखें इतना बड़े स्कैम सामने आ रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उसके बावजूद एफआईए को एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। मेरी जो एफआई जराये से बात हुई उनका ये कहना है कि जी पहले हम सस्पिशियस अकाउंट्स के रिपोर्ट किए बगैर अपने तौर पे कार्रवाई एफआईआर कर लेते थे और इंटीमेट करते थे, तो हमारा स्टेट बैंक हमें कुछ नहीं था कहता। अब स्टेट बैंक ने इतना सब कुछ सामने आने के बावजूद स्टेट बैंक की जानिब से रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि जब तक आप हमसे इजाजत नहीं देंगे, हमें रिपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक एफआईआर नहीं कर सकते। तो मुझे आप ये बताइए कि इन अदर मीन्स कि स्टेट बैंक तो फिर सरपस्ती कर रहा है ना, वो तो बिल्कुल जो ना वो शह दे रहा है कि जी कि आप तब तक कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक जो ना हम हमसे परमिशन ले लें। मगर इस कानून को भी या इस चीज को भी देखे जाने की जरूरत है और इस हवाले से जो खलीकुज़्ज़मान साहब बेहतर बता सकेंगे कि अब इसका क्या अल्टरनेट होना चाहिए कि जी कि बैंक बजाय इसके थैंक यू सो वेरी मच। मैं पूछना चाहूंगा, जावेद ने भी ये चीजें हाईलाइट की हैं, एफआईए के भी हाथ बांध दिए गए हैं, आखिर हल क्या है? किस तरह पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सकता है और किस तरह इन नासूरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है? देखें, मैं इस सिलसिले में बताऊं, जैसे जावेद चौधरी साहब ने कहा कि बैंकों, हमारा जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत एफएमयू स्टेट बैंक का इदारा नहीं है, बल्कि उसका ऑफिस वहां पर है। एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट एंटिटी है। अच्छा, हर बैंक की ये जिम्मेदारी है कि वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है एसटीआर भेजे। मैं आपको एक बात बता दूं, नटशेल में जितने भी बैंक हैं, अगर ये बेनामी अकाउंट खोलना बंद कर दें, बेनामी अकाउंट खोलना, क्योंकि बैंकों की जिम्मेदारी है, एसटीआर बैंक भेजते हैं। बैंक जो है जब जानता है कि ये अकाउंट जो है ये जिसके नाम पर खुला हुआ है वो कोई गरीब सा बच्चा है, ना उन्होंने केवाईसी देखा, नो योर कस्टमर, ना उन्होंने वेरीफाई किया, उन्हें पता है कोई ऑर्डरली है, कोई बेरोजगार आदमी है जिसके पाँव में चप्पल नहीं है और उसके अकाउंट में अरबों रुपए ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और उसे पता है कि उस अकाउंट्स को आदमी दूसरा कंट्रोल और ऑपरेट कर रहा है जी। तो उससे क्या होता है कि असल में बैंक है जिम्मेदार। आप बैंक में बेनामी अकाउंट बंद करवा दीजिए, हवाला बंद हो जाएगा, हुंडी बंद हो जाएगी, मनी लॉन्ड्रिंग बंद हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया खलीकुज़्ज़मान साहब, आप बातें सुन रहे थे साबिक डायरेक्टर एफआई खलीकुज़्ज़मान की। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी हमें कराची से ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा। मैंने आपको कुछ फैक्ट्स दिखाए कसब बैंक के हवाले से, किस तरह बैंक के लोग खुद इन्वॉल्व थे उस बैंक को डुबोने में, और ना सिर्फ उन्होंने बैंक को डुबोया बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग भी की। बैंक की मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है मैंने आपको वो भी दिखाया। इसके साथ अल्ताफ खनानी केस में मैंने आपको बताया कि मैस ट्रेडर्स और बाकी अल-ज़रूनी किस तरह इन्वॉल्व थे, जो यूए की फार्म थी। असल मसला ये है कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। ये चीज़ें साबित हो रही हैं कि पाकिस्तान से किसी न किसी ज़राए से रकम तालिबान को, अलकायदा को और दाइश को मुंतकिल की गई, जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। इस चीज़ पर हमें काबू पाने की ज़रूरत है। हम अगले कुछ प्रोग्रामों में और भी चीज़ें एक्सपोज करते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर अकाउंट आपके सामने है। हमें अपने फीडबैक से आगे करते रहिए। देखते रहिए डॉन न्यूज़।